नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल्स की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 मैंने पिक किया है प्रोनाउन के चैप्टर से, और प्रोनाउन के चैप्टर में भी कुछ ऐसा सेक्शन होता है जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और जिसको हम बहुत ज़्यादा रट्टा मारते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो हम उसे कर नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर भी लेते हैं, तो आज उस सेक्शन को कवर कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सभी बच्चों से है, ये मेरी 14वीं वीडियो है इस सीरीज की, तो मैं चाहूँगा सारे के सारे बच्चे जो है वो शुरू से लेके पूरी सीरीज फॉलो करें। बहुत मजा आएगा आपको, एक बार इसको फॉलो करके देखो। उसके बाद जब भी आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगाओगे या फिर मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर आप पेपर में अपीयर होगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है डिक्टो एकदम वैसे ही उठ के आ रहा है। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन का एक छोटा सा सेक्शन जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन में उसका एक टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहता हूं, जैसे दीज आर द क्वेश्चंस है जो पूछा गया है। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, दे बॉट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। इसी तरीके से कुछ ये क्वेश्चन है, तो 12-15 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के मैं छाट पाया हूँ, जिससे मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको अच्छे से समझाया जा सकता है। देखो, वैसे तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो चीज़ है जब किसी किताब में मिलता है या जब कोई शिक्षक आपको बताते हैं, तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो रूल है इसको समझाने में 2-3 मिनट लगता है। 2-3 मिनट लगता है। मैं रख दिए दे रहा हूँ, उतना ही है, याद तो उतना ही करना पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा समय लूंगा ताकि मैं इसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। कुछ सर्टेन वर्ब, कुछ सर्टेन सर्टेन वर्ब्स हैं, सर्टेन वर्ब्स है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती है। उन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती है, तो हमको हमेशा सेंटेंस के अंदर ये चेक करना रहता है कि इन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है। और सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वापस उसी पे पड़ रहा है। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई काम किया तो उसका रिफ्लेक्शन जो है किसी और के ऊपर पड़ता है। मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है उसका ट्रांसफर जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। सेंटेंस के अंदर अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब पता चल जाए तो उससे ये पता चलता है कि भाई ये सर्टेन वर्ब्स है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ये अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसका जो ट्रांसफर हो रहा है वो उसी के ऊपर हो रहा है। उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। इतना ही छोटा सा रूल है जो याद करना रहता है, लेकिन आज मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा ताकि मैं इसे समझा सकूं। सबसे पहला जो चीज है इसमें समझना है, वो समझना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है। एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। जैसे एक आया हुआ है, एक लिखा हुआ है देमसेल्फ, एक लिखा हुआ है देमसेल्फ, और एक लिखा हुआ है यहाँ पे माई सेल्फ, जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा गया है। तो जो इसकी फॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये प्री में क्वेश्चन बने हैं दो के दोनों जो है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है, और उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं आपका फर्स्ट पर्सन की बात करता हूं, आई आई की बात करता हूं, तो इसके लिए जो है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन बनता है, सिंगुलर के लिए माई सेल्फ बनता है, आपको पता है। आई के लिए आप माई का इस्तेमाल करते हो, खूब रट्टा मार के आए हुए होते हो। और वी के लिए हम आवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो जो जितने भी सिंगुलर है उसमें आप एस ई एल एफ जोड़ते हो। सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद। और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है सेल्व्स। क्या होता है, सेल्व्स। तो जहां जहां सिंगुलर में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है वहां वहां आप सेल्फ जोड़ोगे, जहां जहां प्लूरल में बनाना है वो सेल्फ जोड़ोगे। जैसे यू के लिए योर इस्तेमाल करते हो, इसका सिंगुलर भी
यू के केस में क्या है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है। तो इसका जब बनाते हो तो सेल्फ भी लगाते हो और सेल्फ भी लगाते हो। तो जहां जरूरत है एक पर्सन की बात कर रहे हो तो आप योर सेल्फ डिस्कस करोगे, और जहां एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो जो यू के अंदर हिडन छुपा हो तो योर सेल्फ का इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से हम बात करें, हिम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, इट सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। हिम सेल्फ के लिए जो है देम सेल्फ इसका प्लूरल वर्जन होता है, हर सेल्फ के लिए देम सेल्फ इसका प्लूरल वर्जन होता है। ये टोटल आपका जो है क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे अगर आप देखोगे इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है सीजीएल प्री में। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है दे ब्रॉट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर। यहाँ पे देमसेल्फ का इस्तेमाल है, इसका स्ट्रक्चर ही गलत है क्योंकि देम जो है प्लूरल होता है, तो इसके साथ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हो तो देम सेल्फ्स लिखते हो। क्या लिखते हो, देम सेल्फ्स लिखते हो। यहाँ पे आप सेल्फ नहीं जोड़ते हो, प्लूरल है तो सेल्फ जोड़ते हो। और दूसरी बात यह है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये बनाए गए हैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रखने के लिए। इसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं रखते हैं, इसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रहता है, ये सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है रुस्तम एंड माई सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, ये जो माई सेल्फ लिखा है ना ये गलत है। रुस्तम एंड आई क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह रखोगे तो सब्जेक्टिव केस लिखोगे, रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, ये सही होगा। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आई एंड रुस्तम लिख सकते हैं क्या, आई एंड रुस्तम लिख सकते हैं क्या? नहीं, आई एंड रुस्तम नहीं लिख सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन को किस सीक्वेंस में रखा जाता है उसके लिए एक रूल चलता है 2 3 1 का। अगर कोई पॉजिटिव बात की गई हो या नेगेटिव बात नहीं की गई हो तो हम पहले सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। जो नाम होता है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो पहले हम थर्ड पर्सन रखेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो 3 1 का स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है 2 3 3 1 या 2 1 का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से होता है, अगर किसी 2 को इस्तेमाल करना हो, 3 को इस्तेमाल करना है तो 2 3 1 का। अगर कोई बैड सेंस है या कोई निगेटिव वर्ड है तो हम 1 2 3 का एक सीक्वेंस जो है करते हैं। इसको याद रखने का सबसे सही तरीका ये होता है कि अगर निगेटिविटी की बात करें कि कोई गलती हो गई तो सबसे पहले हम ये कहते हैं भैया गलती हमने की है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो कहता है गलती हमने की है, फिर दूसरे पे डालता है, फिर तीसरे पे डालता है। तो जब भी कोई निगेटिव डिस्कशन हो तो 1 2 3 का सीक्वेंस जो है करोगे, और जब कोई अच्छी बातचीत हो रही हो तो 2 3 1 का करते हो। ये कैसे होता है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया अगर अच्छा काम हुआ तो हमने कह दिया भैया तूने किया है, फिर तुमने किया, लास्ट में अपने ऊपर क्रेडिट लेते हो। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, या बहुत सिंपल भाषा में ऐसे याद रख सकते हो कि अगर कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो 2 3 1 का स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, नेगेटिव वर्ड है तो 1 2 3 का स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। तो आई होप ये दो के दोनों आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड क्यों पड़ी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड इसलिए पड़ी है कि जो हमारा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो एक्शन करता है। जो एक्शन करता है उसे हम वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो असर पड़ता है ना वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। या यूं कह दो कि अगर सब्जेक्ट का जो एक्शन है अगर ये ट्रांसफर हो रहा है, क्या होता है, अगर ये ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर किस पे होता है, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पे होता है। ट्रांसफर किस पे होता है, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पे होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको ट्रांसफर होना है। जिस वर्ब का एक्शन ट्रांसफर होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिस वर्ब का एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है उसको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो पक्का आपके पास सेंटेंस में वो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब दे दिया गया है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया वो वापस उसी पे आ रहा है। अब इस चीज को सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल्फ है, सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, खुद होता है। सेल्फ का मतलब खुद होता है, तो जो एक्शन कर रहा है उसका उसी के ऊपर जो है असर पड़ रहा है। इसी वजह से जो भी सब्जेक्ट दिया होता है उसी हिसाब से सेल्फ जोड़ के, उसी हिसाब से प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ के हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे मैंने मान लो आई की बात किया तो आई के लिए हम माई का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमने क्या जोड़ा, हमने इसी में सेल्फ जोड़ दिया। वी के लिए आवर जो इस्तेमाल करते हैं, इसी में हमने क्या जोड़ दिया, सेल्फ जोड़ दिया। अगर प्लूरल है तो सेल्फ जोड़ेंगे और सिंगुलर है तो सेल्फ जोड़ेंगे। तो ऐसे जोड़ के हम इसे बनाते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब्स और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा कैटेगरी है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। साधारण भाषा में तो सिर्फ इतना ही है कि जो वर्ब है अगर उसका एक्शन ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इंट्रांसफर, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना, सेंटेंस के अंदर वर्ब को देख के जो एक्चुअल परेशानी आती है वो ये आती है कि सेंटेंस के अंदर देख के हमें ये ही पता नहीं चलता, हिंदी भाषी बच्चे तो और कुछ पता नहीं चलता कि भैया जो है ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि जब भी कोई वर्ब देखो, जब भी कोई वर्ब देखो, ठीक है ना, अगर आप उससे सवाल पूछोगे व्हाट से या फिर होम से सवाल पूछोगे, तो इसका अगर जवाब चाहिए, अगर इसका जवाब चाहिए, अगर इसका जवाब चाहिए सेंटेंस के अंदर कि हाँ ये कंपलसरी है, कि इसका जवाब देना कंपलसरी है, इसका मतलब ये जो वर्ब है उसके वो अपना एक्शन ट्रांसफर करने वाला है, तो ये जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेंशन करना है, इतनी छोटी सी बात होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेंशन करना होता है। अब क्या होते हैं, हम अध्यापक बहुत सारे बच्चों को ये चीजें जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं याद होती, नहीं समझ में आती है, तो हम सारे के सारे अध्यापक क्या काम करते हैं, उन सारे वर्ब की एक लिस्ट बना देते हैं, 11-12 ऐसे वर्ब्स हैं, 11-12 ऐसे वर्ब्स हैं, हम इनकी एक लिस्ट बना के प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि बच्चा अगर आप वहां पे ये चीज नहीं समझ पाओ तो आप एक काम ये करो कि आप ये वर्ब की लिस्ट याद कर लो कि ये वर्ब आपको क्लू की तरह काम करेंगे, ये वर्ब अगर दिखाई दे रहा है सेंटेंस के अंदर तो आप सबसे पहले ढूंढो कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने आना चाहिए, अगर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, सिंपल सा फंडा यही होता है। तो बात आती है कि वो 11-12 जो वर्ब्स है सर वो बता दो, तो मैं वो बता देता हूँ कि वो 11-12 जो वर्ब्स है वो कौन कौन से वर्ब्स है। ये कुछ वर्ब्स है जिनको आप याद कर लो, सीधे सीधे है, याद कर लो, ठीक है ना। जैसे एक्विट है, एक्विट का हिंदी मतलब मैं इस टाइम पे थोड़ा हिंदी भी लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो ज़्यादा हिंदी भाषी बच्चा होगा, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो ऐसे होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि भाई इस मास्टर का तो प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं, क्या ही अंग्रेजी पढ़ा लेगा। लेकिन हिंदी भाषी बच्चा इस बात को समझता है कि भाई प्रोनाउंसिएशन तो ठीक होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये मास्टर हमें कनेक्ट कर लेगा क्योंकि इसे पता है कि पेपर दे के आया है, खुद परेशान हुआ है, खुद अच्छा स्कोर किया है, तो इसे पता है ना कि हम कहाँ कहाँ फंसने वाले हैं, तो वो सारी परेशानियां ढूंढ ढूंढ के लिए आएगा और हमें बता देगा। तो हिंदी भाषी बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे से थोड़े कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी को जो है फ्री कर देना, दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, ठीक है ना। रिकनसाइल होता है, रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना या सुलह करना। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, हंसना। एडाप्ट का मतलब अनुकूल बनाना या ढलना। ये सारे वो जो वर्ब है ये आपके जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। एडजस्ट समायोजित करना या ठीक करना। प्राइड का मतलब गर्व होना या अभिमान होना। अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित। इंजॉय आनंद लेना। अवेंज बदला लेना, प्रतिशोध लेना। अवेल का मतलब लाभ उठाना। रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना, इस्तीफा देना। एक्सर्ट का मतलब प्रयास करना, जोर लगाना। अप्लाई का मतलब जो है आवेदन करना होता है। ये सारे वर्ब हैं, ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो आते हैं। अब इसमें भी कुछ चीजें होती है, कुछ ये वर्ब्स होते हैं जो मतलब ऐसा है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको हमेशा लगाना होता है, हमेशा लगाना होता है, हमेशा ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते लेते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने थोड़ी और मेहनत की है ताकि इसके लिए कैटेगरी क्रिएट कर सकूं और आप ये समझ सको कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव नेचर में है, रिफ्लेक्सिव नेचर में है, या यूं कह दो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, और कौन पक्का रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन अपने बाद लेंगे लेंगे। तो मैंने इसमें कैटेगरी लिया है कि कौन रियरली रिफ्लेक्सिव है, कौन ऑफन रिफ्लेक्सिव है जो है, और कौन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव है। तो जैसे एक्विट की बात करें, ये रेयरली रिफ्लेक्सिव है। जैसे ही एक्विटेड, अब हमने यहाँ पे हिमसेल्फ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हमने दूसरा नहीं दिया है, उसने एक्विट कर लिया किसको, खुद को, वेल इन द डिबेट। उसके बाद रिकनसाइल की बात है, ये जो है ये ऑफन रिफ्लेक्सिव होती है। सी रिकनसाइल्ड हरसेल्फ टू द सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद अम्यूज है, ये ऑफन रिफ्लेक्सिव होती है। एडाप्ट है, ये ऑफन रिफ्लेक्सिव होती है। ये एडजस्ट है, ये ऑफन रिफ्लेक्सिव होती है। सी एडजस्टेड हरसेल्फ इन द चेयर, ही एडाप्टेड हिमसेल्फ टू न्यू एनवायरनमेंट, आई अम्यूज्ड माई सेल्फ बाई रीडिंग जोक्स। इसी तरीके का प्राइड बोले ना, तो प्राइड जो है हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होती है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज ऑनेस्टी, ये हमेशा जो है क्या होता है, ये हमेशा जो है रिफ्लेक्सिव रहता है, ये हमेशा अपने साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके चलता है, ठीक है ना।
ये सारे वर्ब हैं, ये रिफ्लेक्सिव नेचर में है, किस तरीके से रिफ्लेक्सिव होते हैं। लेकिन आपको ऐसे समझना है, अगर हम आपके एसएससी एग्जाम के हिसाब से अगर आपको बताएं तो ये सब काम नहीं करेगा। ये मैं समझाने के लिए लेके आया हूँ, ये इससे आपको भूल जाना है। याद तो आपको वो 2-3 लाइनें करनी है, लेकिन समझने के लिए एक बार आप स्टोरी कनेक्ट कर लोगे ना तो याद करना आसान हो जाता है। हम अपसेंट की बात करें या ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, एंजॉय की बात करें ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, अवेंज की बात करें रेयरली रिफ्लेक्सिव होता है, अवेल ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, रिजाइन ऑफन रिफ्लेक्सिव होता है, एक्सर्ट ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, अप्लाई रेयरली जो है रिफ्लेक्सिव होता है। तो जितने ऑलवेज रिफ्लेक्सिव वाले जो है वर्ब्स हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनता है, इनसे आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो वर्ब है ये अपने बाद क्या लेंगे, जो है अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। अब इसके लिए क्या है ना, बस इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है द पुअर मैन पॉइजन। जो पॉइजन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। इसका हिंदी मीनिंग समझोगे तो जो गरीब आदमी था उसने तुम्हें, हिम का मतलब किसी और की बात होगी, थर्ड पर्सन की बात होगी, तुम्हें और अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो आइडली क्या होता है, सिचुएशन तो यही होती है ना कि जो गरीब आदमी होता है खुद को देता है और अपने बच्चों को देता है। तो यहाँ पे जो खुद है ना, मतलब उस एक्शन का, पॉइजन का जो असर है वो उसके ऊपर खुद ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना था, हिमसेल्फ की जगह द पुअर मैन पॉइजनड हिम की जगह, अच्छा द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। हिम का मतलब हो गया किसी और को, और जब इसमें आप जो सेल्फ जोड़ोगे तो इसका ये मतलब हो गया स्वतः की बात हो रही है, वो अपने लिए बात कर रहा है कि अपने को जहर दे दिया और अपने बच्चों को जगह दे दिया। यहाँ पे जो मीनिंग है वो करेक्ट नहीं थी, आपको हिम की जगह, मतलब ऐसा कंफ्यूज किया गया है आपको ये सेल्फ हटा के, कि हम सेंटेंस ऐसे बना देते हैं द पुअर मैन पॉइजन, किसको पॉइजन किया है, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा किसको पॉइजन किया है, whom he poisoned, तो हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन आ जाएगा। लेकिन ये मीनिंग में इनएक्यूरेट हो गई, मीनिंग में इसलिए इनएक्यूरेट हो गई, कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इनएक्यूरेट हो गई कि हम जब भी कहानियां सुनते हैं यही सुनते हैं ना, एक गरीब आदमी भैया जिसने खुद को अपने बच्चों को जहर दे लिया। तो इस मीनिंग में ये एरर पूछा गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये एरर पूछा गया है। तो यहाँ पे हिम की जगह हिमसेल्फ होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन है सारे वर्ब से रिलेटेड, मैंने कोशिश की है कि मैं ढूंढ लूँ, सारे वर्ब से रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि मैं ढूंढ लूँ जो है आए हुए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, मैंने स्पेशली सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ये नहीं ध्यान दिया है कि किस में आया है, क्योंकि कंटेंट पे बनाने में टाइम लगता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कलेक्शन से निकाल लिया अपन ने। अब जैसे यहाँ पे दिया ही एक्विटेड, अब एक्विटेड है किसको, जैसे लिख दिया ना ही एक्विटेड ब्रिलियंटली इन द एग्जाम्स, तो किसको एक्विट कर लिया, किसको एक्विट कर लिया, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। whom ही एक्विटेड नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। या दूसरी तरीके से है, जैसे मैं बताऊं, मैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के समय मैंने इसे रट्टा मार लिया था, सारे वर्ब रट्टा मार लिया था कि ये सारे वर्ब देखते ही इनके बाद मुझे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो मेरे मॉक टेस्ट में, मेरे पेपर में, सब में क्वेश्चन सही हो जाते थे, क्योंकि मैंने सारे शब्द ही रट्टा मार लिए थे, सारे वर्ब्स रट्टा मार लिए थे। मेरे को कुछ नहीं समझना है भैया, मैं रट्टा मार लेता हूँ। मैंने आपको समझा भी दिया है और आपको इनको रट्टा भी मारना पड़ेगा, क्योंकि बगैर रटने से बात बनेगी नहीं। तो जितने भी मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। अब जैसे हर्ष अवेल, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आने वाला है, सबसे ज्यादा आने वाला जो वर्ब है ये है अवेल, सबसे ज्यादा देखोगे। तो जैसे ही अवेल देखो ना तो वैसे ही तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दो। हर्ष के लिए क्या लगा, हिमसेल्फ। हर्ष ने अवेल किया किसके लिए, खुद के लिए, हिमसेल्फ के लिए। सी मस्ट रिकंसाइल, जैसे आपने रिकंसाइल दिया है उसके बाद देखो कि सी मस्ट रिकंसाइल, तो किसकी बात हो रही है, हरसेल्फ की बात हो रही है, किसके लिए, हरसेल्फ के लिए। टू द फैक्ट दैट सी मस्ट डू सम वर्क। अब जब तो आप आगे पढ़ते हो, जब सेंटेंस समझने की कोशिश करो, अगर आप मेरी तरह वो आप सारे याद कर लोगे, आपको तो यही याद रहेगा कि अगर एग्जाम में मैंने रिकंसाइल देखा तो मैं तुरंत देखूंगा कि इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है। रीजन बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए आपको सेंटेंस के अंदर, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनाया जाता है तो वो इसी नजरिए से बनाया जाता है कि क्या आप ये पहचान पा रहे हो कि नहीं कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना है या नहीं लगना है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके एग्जाम में ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दे, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमूव करके ही आपके एग्जाम में आता है। मैं भी अगर पेपर सेट करूंगा तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या आपने ग्रामर की तैयारी करते वक्त इस तरीके की रूल्स को सही से पढ़ रखा है, इस तरीके की समझ आपकी प्रॉपर डेवलप हो रखी है। ये चेक करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन रखा जाता है, और क्वेश्चन बनाने के तरीके वही है। जैसे एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आईटी का एग्जाम दे रहे हो आपसे पीएचडी कराई जाएगी, नहीं। जो किताबों में रूल्स है, जो जनरल रूल्स है वो पता होना चाहिए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में जाके आप
कुछ पीएचडी रिसर्च करने वाले हो, मतलब डिपार्टमेंट में जाके आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको जनरल अंग्रेजी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोस्ट ऑफ द काम जो है वो तो इंग्लिश में ही चलता है। अब पता चला कि आपको कुछ लिखना है, आपका ग्रामर ही एरर में जा रहा है, और आज के समय में बहुत सारे टूल है, जैसे ग्रामरली आपने इस्तेमाल कर लिया, चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लिया, उसका इस्तेमाल करके आप लिख रहे हो, पर आपको अगर नॉलेज होगा इंग्लिश ग्रामर का तभी तो आप अच्छा कर पाओगे, नहीं तो वो भी अच्छा नहीं कर पाओगे। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ही वुड हैव टू एक्सर्ट, जैसे एक्सर्ट देखोगे ना तो उसके बाद आपको हिमसेल्फ डालना है। अब आपको समझना है कि ये जो शब्द है इसके बाद ये जो वर्ब है ये अपने बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, इसमें लगा हुआ है। यू वुड पास योर एग्जाम्स इफ यू अवेल्ड, सॉरी इफ यू अप्लाइड, अप्लाई बहुत आपके एग्जाम में आता है, जैसे यहाँ पे अप्लाई है सेंटेंस खत्म हो गया है, लेकिन अप्लाई अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, योर सेल्फ डालना पड़ेगा। अपने लिए बात कर रहे हो, अब योर सेल्फ डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये बात भी समझना है कि यहाँ पे सेल्फ डाले या सेल्फ डाले, यहाँ पे सेल्फ डाले या सेल्फ डाले, ये भी समझना है कि यू वुड पास योर एग्जाम्स इफ यू अप्लाइड योर सेल्फ। यहाँ पे आप अपने खुद की बात कर रहे हो और एक आदमी के रेस्पेक्ट में यू का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ योर सेल्फ डालेंगे, ना कि योर सेल्फ्स डालेंगे। जब हम कोई बंदा अपने लिए किसी एक पर्सन के लिए यू का इस्तेमाल करता है तो योर सेल्फ डालता है, लेकिन अगर ग्रुप के लिए अगर कंबाइंड यू रिप्रेजेंट कर रहा है तब वहां पे योर सेल्फ डलता है। चलो, यू कैन एंजॉय बाई सिंपली टेकिंग द टाइम टू रिलैक्स। अब देखो ये एक एंजॉय है ना, ये भी आपके एग्जाम में इफराद बार पूछा गया है, इफराद बार पूछा गया है एंजॉय। तो एंजॉय के बाद आपको देना है, ठीक है ना, एंजॉय के बाद आपको देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है या नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आपको क्या डालना पड़ेगा, यू कैन एंजॉय योरसेल्फ बाय सिंपली टेकिंग द टाइम टू रिलैक्स। यहां पे आप योरसेल्फ से भी डाल सकते हो, फिर ये हो जाएगा कि एक कॉमन ग्रुप को आप यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो। योरसेल्फ डालोगे तो एक आदमी को रिप्रेजेंट करोगे, योरसेल्फ डालोगे तो कॉमन एक ग्रुप को सीधा सीधा ये बात कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली बात है सी हैज ऑलवेज प्राइडेड। जब प्राइड है ये अपने बाद लेता है रिफ्लेक्सिव, तो सी हैज ऑलवेज प्राइडेड ऑन हर अपीयरेंस, नहीं ऑन हर अपीयरेंस तो है लेकिन साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं है तो हर सेल्फ डालना पड़ेगा आपको। सी हैज ऑलवेज प्राइडेड, वो अपने आप में प्राइड रखती थी। सी रिजाइंड हर सेल्फ टू हर फेट। अब जैसे रिजाइंड है, रिजाइंड के बाद यहाँ पे हर सेल्फ दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे नो एरर है, नो एरर है। वैसे मैंने आज की इस पीपीटी में कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब है, इन सबके नोट्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीन इंपॉर्टेंट चीजें जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हो तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूं। एक हो गया आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है ना। दूसरा हो गया जो है इनट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको पहचानने आना चाहिए, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छा सीख सकते हो। और अच्छा सा सीख जाने के बाद ये सारी वर्ब की लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में जाओ या मॉक टेस्ट में जाओ तो आपको सीधे सीधे एरर दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि शिक्षक आपको पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि इसका जो क्रक्स है वो एक लाइन का है, ये एक लाइन समझ लो और एक लाइन रट के आपको काम चलाना है। एट द एंड आपको सिर्फ ये सारे वर्ब की लिस्ट और ये याद रहना चाहिए कि ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब, और इनके बाद हम हमेशा सेंटेंस के अंदर ये ढूंढेंगे कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है कि नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं है तो हमें लगाना है वहां पे। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ या नहीं, जब भी क्वेश्चन बनाया जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिया जाता है। ये समझाने के लिए होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इस वजह से लगाना है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के आता नहीं, मॉक टेस्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के आता नहीं है। सिर्फ इंजॉय का एक केस है जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ देखने को मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारे वर्ब्स के साथ कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर देते ही नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके इस पे क्या काम किया है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स के नोट्स बना दिए हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल के साथ नोट्स बना दिए हैं। अब अगला बड़ा सवाल ये होता है कि सर ये जो नोट्स आपने बनाए हैं ये हमको मिलेगा कैसे। तो मेरा तो प्लान ये था कि जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, अच्छा लाइट कट गई है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मैसेज कन्वे कर देता हूँ, आवाज ही सुन लो, पढ़ाने जैसा कुछ रह नहीं गया है, जो है ये मेरी बैटरी खत्म हो गई है। तो ये ना मैं माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ आज ये अब तक का पढ़ाया हुआ पीडीएफ, वहां से डाउनलोड करके जो है इसे आप पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो को पॉज करके जो है आप अपने नोट्स हैंड रिटन बना के जो है उसको एक बार ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं लेके आऊंगा रूल नंबर 15। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा जो है, और कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।